एज एन एक्टर आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो क्या थिएटर में आने के बाद थिएटर लोगों को भी एक्सट्रोवर्ट होने में हेल्प करे? सबके सब तो एक्टर नहीं बनते, क्योंकि वो दिया हुआ जो काम होता है ना उस पर फोकस नहीं करते। हर एक्टर के लिए ज़रूरी है उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझना। एक्टर की ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कोई ऐसा खास चैलेंज बताना चाहें कि आपके लिए चैलेंजिंग हो और आपने करने के बाद फील किया हो कि बस ये हो गया? कैंटीन गया हूँ मैं कॉलेज की, और जहाँ लोगों की जूठन बच जाती है ना, मैंने वो कई बार टेस्ट करके देख लिए। तो ऑडियंस फिल्म एंड सिनेमा को छोड़ के थिएटर, लाइव थिएटर की तरफ क्यों आए? ऐसी क्या एंटरटेनिंग चीज़ें हो सकती हैं जो लाइव थिएटर उनको अपनी तरफ खींचे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका SJD पल्स में, योर डेली डोज ऑफ व्हाट्स नाउ एंड व्हाट्स नेक्स्ट। चाहे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो या फिर एक्सरसाइज या फिर बस चिल क्यों ना कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ SJD पल्स में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मयंक पांडे, और आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल वर्ल्ड ऑफ थिएटर के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर नीरज सैनी, जिन्होंने बैचलर ऑफ एक्टिंग करी है फिल्म एंड टेलीविजन में रोहतक से, एंड मास्टर्स करी है फाइन आर्ट्स में फिल्म मेकिंग में। सर से आज हम बात करने वाले हैं थिएटर के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते मयंक। तो सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपकी जो ये थिएटर की जर्नी है, ये शुरू कहाँ से हुई? आपने कब डिसाइड किया कि आपको थिएटर में जाना चाहिए, एक्टिंग में जाना चाहिए? ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि मेरा बचपन से शौक था या ये पैशन था मेरा बचपन से। तो मुझे पता नहीं क्यों एज एन एक्टर या एज ए थिएटर आर्टिस्ट ये यूँ लगता कि वो लोग झूठ बोलते हैं कि बचपन से। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना बचपन याद होगा या बचपन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मुझे क्या बनना है। शिवाय जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो शायद ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मेरा बचपन से कोई शौक नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में मैं जब था तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना क्या, या तो मुझे आर्मी में जाना था या फिर मुझे एक्टर बनना था। और उसका सफ़र 10वीं कक्षा के बाद ही शुरू हुआ थिएटर का। अच्छा। हाँ सर, नाउडेज जैसे कि हमने देखा है कि जो बच्चे हैं लेट नाइट तक फोन यूज करते हैं, और आजकल तो लाइक डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं लोगों के बीच में। तो एक जो एक्टर है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, तो वो कैसे उन चीजों से ओवरकम करके एक्टिंग भी कर सकता है? लाइक एक एक्टर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स से ओवरकम करके वो उस एक्ट में कैसे घुस सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस मिक्स कर रहे हो। हाँ जी। फोन वाला बिल्कुल ही अलग है, और जो 1000 ऑफ थॉट्स की आप बात कर रहे हैं वो अलग है। पहले तो फोन की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हर किसी को आई थिंक हैबिट है। फोन तो हर कोई चलाता है, आप भी चलाते होंगे, हम भी चलाते हैं। लेकिन वो अपना रूटीन है कि फोन को कैसे दूर रखना है। एज एन एक्टर आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आपको वो अपनी प्रायोरिटी समझ में आ गई है ना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है लाइफ में, मैं एक्टर हूँ, मुझे अपनी वॉइस पे काम करना है, मुझे अपने को फिजिकली फिट रखना है, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहिए, या मेरी वॉइस इतनी अच्छी सधी हुई होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपके लिए प्रायोरिटी बन जाती है, आपको अपना एम दिखाई देता है, ठीक है, तो आप फ़ोन को एक तरफ रख ही दोगे। रात के 9 बजने से पहले या 8 बजे तक आप फ़ोन को छोड़ दोगे, या आप फ़ोन को उस समय पे ही समय दोगे जब आपके लिए रिक्वायरमेंट है एक्टिंग से रिलेटेड या थिएटर से रिलेटेड कुछ, कि हाँ जी मुझे इसमें कोई वीडियो ऐसा देखना है, या कोई मेरे लिए कोई काम की एक्सरसाइज देखनी है कि वॉइस की एक्सरसाइज, नई एक्सरसाइज क्या हो सकती है जिससे मैं अपनी वॉइस पे कमांड ला सकता हूँ। ठीक है, वो हो गया फ़ोन वाला पहलू। अब आता हूँ 1000 ऑफ थॉट्स पे। हम जो फोकस और मल्टी फोकस की एक्सरसाइज करवाते हैं ना, आप अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप करते हैं, उन विचारों को आप उन विचारों से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, तो वो सब फोकस मल्टी फोकस के एक्सरसाइजेज। फिजिकल गेम्स होते हैं बहुत सारे जो फन वे में हम गेम्स भी करवाते हैं, और वो एक्टर को हेल्प करता है एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी और उन विचारों पे काबू पाने में। समझ रहे हो, वो सब एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, वो बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं है। ओके सर, जैसे कि हमने देखा है कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डाउन होती है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। तो क्या थिएटर में आने के बाद थिएटर उन लोगों को भी हेल्प करता है कि वो खुल जाएं और चीजों को एक्सप्रेस कर पाएं, एक्सट्रोवर्ट होने में हेल्प करे? इट डिपेंड्स मयंक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अब
किस पर्पस से आया है इंसान जब आया है थिएटर में, क्या वो सीखने के पर्पस से आया है, या वो ऐसे ही कि मैं जाके देख लेता हूँ जी थिएटर में, कि ऐसा कुछ जादू तो नहीं होता है। उसकी लालसा अगर जब तक अंदर नहीं है ना, तो वो नहीं सीख पाएगा। हम किसी को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट ये चीज़ें उसकी नहीं बदल सकते, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है कि मुझे सीखना है। आप आए हैं, थिएटर में आए हैं, या बहुत सारे लोग आते हैं, हम कंप्लीटली फोकस करते हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं 100% हम मेहनत करते हैं उन पे। तो उसमें से सबके सब तो एक्टर नहीं बनते, या सबके सब तो सामने खड़े होकर नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वो दिया हुआ जो काम होता है ना, उस पर फोकस नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं होती उनके काम में। एक एक्सरसाइज दी है कि चलिए जी आपको कल एक मोनोलॉग प्रिपेयर करके लेके आना है, ये स्पीच आप अपनी तैयार करके लेके आएँ, और 10 लोगों के सामने आपको वो मोनोलॉग बोलना है। आप वहाँ पे कह रहे हैं सर 10 लोगों के सामने नहीं, प्लीज़ मैं अकेले में बोल लूँगा या बोल लूँगी। क्यों भाई? गलत है ना। आपको मौका मिल रहा है, आपको सिखा रहे हैं ये चीज़ें, तो सीखने की इच्छा जब तक आप जाहिर नहीं करेंगे, आप उस पे मेहनत नहीं करेंगे, तो वो इंट्रोवर्ट वाली बात है ना, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि थिएटर बहुत हेल्प करता है, थोड़ा सा तो कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक कदम हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं ना, तो थिएटर सिखाने वाला आपकी तरफ 5-6 कदम ज़रूर बढ़ाएगा, आपका इंटरेस्ट अगर है, समझे। सर जैसे कई लोग होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो काफी लो पिच की होती है, तो क्या वो लोग भी थिएटर में जुड़ सकते हैं? लाइक उनकी वॉइस को थिएटर ऊपर पिच पे लेके जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि पहले भी मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। सारी ये है ना, एक साधना है। कोई भी कला ले लो आप, पेंटिंग ले लो, म्यूज़िक ले लो, जब तक आप वो साधना नहीं करते ना, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो अभ्यास नहीं करते, तो चीज़ें नहीं बन पाती। वही सब बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा, मैं ये बात खैर कैमरा में देख के ही बोलता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी देख के लोगों को लगता है कि ये इतना हाई पिच पे कैसे बोलते हैं। लगता है लोगों को बहुत बार, क्योंकि मेरा पतला सा पेट है भाई, ठीक है, कि कहाँ से आवाज़ निकल के आ रही है, लोगों को लगता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना, तो थिएटर में चाहे 10 लाइन है या 20 लाइन की सीटिंग है या 30 की है, 100 लाइन्स की भी सीटिंग है ना, तो मेरा पिच जो है वो इतना हाई होता है, मैं लास्ट लाइन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूं। और अभी हाल ही में एसजीटी के अंदर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो हो रहे थे, मैक्सिमम फैकल्टीज़ ने माइक्स का यूज़ किया है, और हम एज ए थिएटर आर्टिस्ट माइक नहीं यूज़ करते, ये आपने भी देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो सारी एक्सरसाइज हैं, वो प्रैक्टिस है, उससे आवाज़ को आप कमांड ला सकते हो उन एक्सरसाइज को करके, कि पिच हाई रखनी है या लो रखनी है, ठीक है। वो सब एक्सरसाइज से ये सारी चीज़ें। सर एज एन थिएटर आर्टिस्ट आप पर्सनली क्या टिप्स करते हैं, ऐसी चीजें क्या करते हैं कि आप उस करेक्टर के अंदर इजीली मर्ज हो जाए? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और हर एक्टर के लिए ज़रूरी है। जब भी एक्टर को कोई कैरेक्टर करने को मिलता है या कोई रोल उसको मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझना, कि वो कौन है, किस समय का वो कैरेक्टर है, कहाँ से वो आया है। 1000 तरीके के सवाल उठते हैं एक्टर के जहन में। जब तक वो सवाल पूछेगा नहीं ना, रीज़न बिहाइंड विज़न, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आज हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। रीज़न है तभी एक वो विज़न हम देख पा रहे हैं। तो वो रीज़न अगर समझ में आ गया ना, अभी मान लो फॉर एग्जांपल मुझे आपका ही कैरेक्टर करना है, आप एक स्टूडेंट है एसजीटी के अंदर, मयंक पांडे आपका नाम है, इतना तो मैंने जान लिया। ये है एक्सटर्नल चीज़ें, कि मयंक है, दिखने में ऐसा है, लेकिन उसकी साइकी में भी एक आर्टिस्ट को एक घुसना पड़ता है, कि वो दिमाग से सोचता कैसे है, उसके हाव भाव क्या है, वो स्माइल करता है तो क्यों स्माइल कर रहा है, और इतनी ही स्माइल वो क्यों कर रहा है ना, क्या कारण है। या वो बड़ी स्माइल करता है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो मिस्टीरियस है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें एक्टर को समझनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर वो डेवलप करता है, कि हाँ मैं मयंक हूँ, मेरी हाइट 5'8", 5'9" है, इतनी मेरी हाइट है, और मैं ऑब्जर्वेशन, हाँ एक एलिमेंट है ऑब्जर्वेशन। कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए एक्टर की ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल में मैंने बता दिया साइकी उसका, एंड उसका क्या केमिस्ट्री मैच हो रही है मुझसे या नहीं हो रही है उस कैरेक्टर की जो मैं करने वाला हूँ। और दूसरा एक्सटर्नल में फिर वही चीज़ें आ गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का जेस्चर, पोस्चर, क्या किस किस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें वो डेवलप करता है। ठीक है सर, जैसे कि एज एन एक्टर बहुत सारे चैलेंजेस एक एक्टर को आते हैं, तो
आप कोई ऐसा खास चैलेंज बताना चाहें कि आपने कोई एक्ट करा हो और वो काफी आपके लिए चैलेंजिंग हो और आपने करने के बाद फील किया हो कि बस ये हो गया? हाँ, मेरी लाइफ का सबसे प्यारा किरदार रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मैंने की थी, डायरेक्ट भी की थी, और उसमें मैंने लीड अपना कैरेक्टर भी किया था। पूस की रात सुना होगा आपने, हाँ जी, मुंशी पूस की प्रेमचंद जी की काफ़ी सुप्रसिद्ध कहानी है पूस जी। की रात। तो वो नाटक मैंने ऐसे ही समय पे उठाया था। वो सर्दी की कहानी है, सर्दी के महीने की, दिसंबर के महीने की कहानी है वो। रियल में भी वो मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात, वो दिसंबर या जनवरी का ऐसा ही महीना होता है, माघ पूस की रातें बोलते हैं ना, जी जी। तो वो दिसंबर और जनवरी वाला ही समय होता है। और उसी समय पे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इस नाटक को अगर करूँगा, या ये हल्कू वाला कैरेक्टर अगर मैं करूँगा, तो मैं उसी समय पे करूँगा, सर्दी में। क्योंकि मुझे एज एन एक्टर, एज एन थिएटर आर्टिस्ट वो फील लेना है कि कैसा फील होता है उस समय में, अगर मैं रियल समय में रह के उसी सर्दी के मौसम में मैं उसको करूँगा, अपनी प्रैक्टिसेस में कंटिन्यू करूँगा, तो कैसा फील रहेगा। तो चैलेंजेस ऐसे थे, मैं रोहतक फिल्म इंस्टीट्यूट में ही था, और उन दिनों मेरी पढ़ाई चली रही थी। तो एज ए स्टूडेंट मुझे ये लग रहा था कि मैं अब यहाँ से पास आउट होने वाला हूँ, तो मुझे एक ऐसी छाप छोड़नी चाहिए कैंपस के अंदर कि लोगों को याद रहे कि नीरज नाम का कोई बंदा था, और नीरज ने ये एक ऐसा नाटक किया है कि ये उनके जहन में बैठ गया। तो वो नाटक की शुरुआत मैंने जब की, तो सबसे पहले नाटक की पढ़ाई की कि क्या है नाटक, फिर उसका नाट्य रूपांतरण, जो हम कहानी से स्क्रिप्ट में उसको बदलते हैं, ठीक है, उसको नाट्य रूपांतरण बोलते हैं, उसको नाटक का रूप देना कहानी को, वो किया, डायलॉग्स लिखे गए, प्रोसेस चला। फिर बात आई कॉस्ट्यूम की कि जी हल्कू क्या पहनेगा। अब बात वही है कि मुझे इतनी फ्रीडम है कि मुझे क्या पहनना है। तो बहुत लोगों ने कहा कि वो धोती कुर्ता पहन लेगा, बहुत लोगों ने कहा कि वो हो सकता खाली धोती पहने, अपर बॉडी उसकी सेमी न्यूड रह सकता वो, ठीक है, कि पहले के समय में लोग नहीं पहनते थे इस तरीके से। तो मैंने डिसाइड किया कि वो एक फटी सी पुरानी सी बनियान पहनेगा और धोती पहनेगा। मुझे धोती बांधनी भी नहीं आती थी उस समय, क्योंकि बहुत पुराने समय की चीज़ें हमें नहीं आती। हमें ऐसी चीज़ें मिली है कि पैंट मिली है, ढीली है तो बेल्ट लगा ली, डेली नहीं है तो अपना पहन के निकल लिए। प्रेस करना भी मैं तो लाजमी नहीं समझता, ठीक है, मुझे ऐसा है कि मैं बहुत फ्री रहता हूँ इन चीज़ों में। तो वो एक नया चैलेंज था कि ये धोती कैसे पहनी जाए। तो मैं एक गाँव के अंदर गया, और मैंने किसी बूढ़े इंसान से हेल्प ली। मुझे पहले बात तो मेरे पास धोती नहीं है, मुझे आपकी धोती चाहिए, और पुरानी धोती चाहिए, मैं आपको नई धोती दूंगा बदले में, क्योंकि वो टेक्सचर नहीं आएगा जो टेक्सचर चाहिए ना, कि हाँ पुराने वाला फील कैसे आए। सड़ी हुई धोती, मिट्टी में लिपटी हुई धोती, धसी हुई धोती, या उससे थोड़ी बदबू आ रही है, ठीक है, वैसी धोती, तब तक वो फील आ ही नहीं सकता कैरेक्टर में। तो उन्होंने कहा कि बड़े अजीबोगरीब इंसान हो, नई धोती के बदले पुरानी धोती लेके जा रहे हो। मैंने कहा आप दे दो। फिर मैंने उसको समझाया कि मुझे क्यों चाहिए, उनको कारण समझ में आया, उन्होंने अपनी धोती दी, मुझे बांधनी भी सिखाई। लेकिन हर रोज़ जब मैं स्टूडियो के अंदर प्रैक्टिस करता था, वो धोती बांधने में मुझे शुरुआती दौर में 5 से 6 मिनट लग जाते थे, क्योंकि उस धोती की लंबाई ही अपने आप में पता नहीं कितनी थी। मुझे वो समेटने में, मुझे अपनी मम्मी की भी याद आती थी कि साड़ी पहनना कितना मुश्किल होता होगा, ठीक है। तो ये एक महिलाओं के अंदर ये कला है, ठीक है, तो वो हमारे अंदर नहीं है, वो प्रैक्टिस से हुई वो चीज़ें। और एट द एंड आते आते, जब जिस दिन मेरा फाइनल शो था, उससे 2 या 3 दिन पहले मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, विद इन 30 to 45 सेकंड्स में धोती पहन के रेडी हो जाता था। एक तो ये चैलेंज आया, दूसरा उसमें वो चिलम पीता है तंबाकू भर के, कि मैंने ना तो कभी स्मोक किया, ना कभी क्या बोलते हैं दारू भी, इस तरीके के नशे किए ही नहीं, और ना ये एक्टर के लिए चीज़ें बनी है। बहुत लोग, मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा, ठीक है, बाद में, कि एक्टर के लिए ये चीज़ें कितनी मैटर करती है और कितनी नहीं करती है। बहुत लोग कहते हैं कि उसको बिना दारू पिए कैसे करोगे यार, या बिना सिगरेट पिए कैसे काम चलोगे, आप उसको हाँ, बिना दारू पिए कैसे ठीक है, तो करोगे? है वो अलग टॉपिक है, खैर। तो अब वो चिलम पीने वाली बात आई, मैं फिर पहुंच गया ताऊ जी के पास। अब ताऊ जी फिर देख के कह रहे कि, ताऊ जी ने मुझे ये कहा था, मुझे याद भी है, तेरा ससुर है, तेरा क्या सीखने आया है, चिलम कोई पीने की चीज़ है? तो मैंने कहा ताऊ जी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे सिखा दो, आप समझो मेरी बात को, मैं इसके बाद चिलम नहीं पीऊँगा। तो ताऊ जी ने मुझे चिलम पीना सिखाया, लेकिन मुझे चिलम नहीं पीनी आई। और लास्ट फाइनल शो में मैंने क्या किया था, मैं 2 चिलम खरीद के लेके आया था, एंड दोनों चिलम के अंदर मैंने एक सिगरेट काट के, एक सिगरेट काट के, और वो फंसाई थी। तो एक्टर के पास है ना, ये भी टेक्निक्स होती है, उसको पता होता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में कैसे काम करना है, कि भाई अब चिलम पीनी आ नहीं रही है, चलो भरनी सीख ली, लेकिन वो खींच ही नहीं रहा ऐसे, तो
धुआं आया ही नहीं कहीं से, ठीक है। तो जोर भी लगाया और काम भी नहीं बना, तो फिर उसका तरीका यही खोजा कि उसमें हम सिगरेट फिट करते हैं। अब फाइनल शो में मैं बैठ रहा हूँ, वीडियो भी है, आप देखोगे धुआं उठ रहा, मजा आ रहा ऑडियंस को, सबको लग भी रहा। मेरे पेरेंट्स भी आए थे देखने के लिए कि हाँ ये तो कमाल है भाई, हमारा बेटा चिलम पी रहा है। ठीक है, पिटाई तो हुई होगी सर उसके बाद? हाँ, पिटाई तो हुई? पिटाई नहीं हुई, मम्मी को पता, इतना ट्रस्ट है। अगर आज भी मैं खुद की मर्जी से अगर ड्रिंक करके चला जाऊं ना, हालांकि मैं करता नहीं हूं ना, मैं कभी करूंगा, इन केस में अगर करके भी चला जाऊं खुद की मर्जी से, तो मम्मी को इतना ब्लाइंड फेथ है, वो ये कहेंगे किसी ने जबरदस्ती इनका मुंह खोल के ढक्कन उड़ेला इनके मुंह में, किसी और ने इनको पिलाई है, ये नहीं पी के आए, ठीक है। तो इस तरीके के चैलेंज। और दूसरा एक और लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, शायद बहुत लंबी हमारी इस पे वार्तालाप हो गई है, लास्ट मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन को। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था वो सर्दी वाला महीना। मैं उसी धोती कुर्ते में मैंने पूरा दिसंबर का महीना निकाला, उसी स्टूडियो में मैंने अपनी झोपड़ी तैयार की थी, सेट मैंने बनाया था, और मैंने एक मेथड एक्टिंग होता है, टाइप होती है एक्टिंग की, मेथड एक्टिंग। तो मैंने मेथड एक्टिंग में रह के अपना पूरा कैरेक्टर डेवलप किया था। सूखी रोटी खाई थी, उस पे लाल मिर्च की चटनी, या फिर बहुत बार मैंने ऐसा भी किया है, ये आपको सुनने में बड़ा अजीब व गरीब लगेगा, कैंटीन गया हूँ मैं कॉलेज की, और जहाँ लोगों की जूठन बच जाती है ना, मैंने वो कई बार टेस्ट करके देख लिए कि आधी रोटी इसमें बची हुई है, उसको तोड़ के मैंने और खा लिया कि मुझे कैसा फील आएगा, एक गरीब होते हुए मैं कैसा फील करूँगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ कि 2 टाइम का खाना जुटा पाऊँ मैं। तो वो पूरा सर्दी का महीना कैसे मैं सिकुड़ के उसमें रहता था, उस बिना कंबल के या बिना रजाई के, कुछ नहीं था, क्योंकि हल्कू के पास एक फटा कंबल था, धोती कुर्ता और उसका एक डॉगी जिसका नाम जबरा था, तो उन्हीं के साथ उसका गुजर बसर हुआ पूरी ज़िंदगी। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस एज एन एक्टर या उस कैरेक्टर को डेवलप करने में मुझे आए हैं, और ये सबसे प्यारा किरदार है मेरा आज तक। सर जैसे कि अभी फिल्में आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग आ रही हैं, बहुत अलग अलग टाइप की मूवीज़ आ रही हैं, हॉलीवुड, टॉलीवुड, या फिर आप हमारी साउथ इंडस्ट्रीज़ को भी देख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आ चुकी है। तो ऑडियंस इन मूवीज़ को छोड़ के, लाइक फिल्म एंड सिनेमा को छोड़ के, थिएटर, लाइव थिएटर की तरफ क्यों आए? ऐसी क्या एंटरटेनिंग चीज़ें हो सकती हैं जो लाइव थिएटर उनको अपनी तरफ खींचे? देखिए मयंक, थिएटर और सिनेमा दोनों ही बहुत अलग विधाएं हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। सिनेमा की ऑडियंस बिल्कुल अलग मिलेगी आपको, थिएटर की ऑडियंस अलग मिलेगी, जो रंगमंच के जो आशिक है ना वो बिल्कुल अलग हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि जी फिल्म देखने मत जाओ, क्योंकि फिल्म वाला फिल्म ही देखने जाएगा, और जिसको थिएटर देखने का चाव है ना वो थिएटर ही देखने जाएगा। हमारे एसजीटी में बहुत सारे क्लब्स हैं, म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, थिएटर है, फिल्म मेकिंग है, तो बच्चे उसी में आ रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। हम उनको फंदा डाल के ऐसे नहीं कह सकते ना कि बच्चा उधर जा रहा है फिल्म मेकिंग के लिए, और मैंने एक फंदा बनाया झट से उसके गले में डाला कि बेटा थिएटर इधर है, आजा प्लीज। ऐसा नहीं होता मयंक। तो थिएटर वाली ऑडियंस बिल्कुल अलग है, फिल्म वाली अलग है। वो इंटरेस्ट उन्हीं लोगों का थिएटर में जो थिएटर करने के इच्छुक हैं, और फिल्म वाले फिल्म में ही जाएंगे, ठीक है। तो सर ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है, लाइक आप एक एक्टर हो, आपने इतने सारे शोज करे हैं, आपने लाइव थिएटर करे हैं बहुत सारे, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा मैटर करता है एक एक्टर के लिए? एक्टर के लिए ये तो रिस्पॉन्स तो पूरा ही मैटर करता है। एक्टर तारीफ का भूखा होता है। जब वो शो अपना करता है, लाइव कुछ कर रहा है या फिल्म में कुछ कर रहा है, तो वो अपने बारे में ना सुनना पसंद करता है ऑडियंस से, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक उसको शायद वो एक्सेप्टेंस बहुत कम एक्टर्स के अंदर होती है कि अगर आपने क्रिटिसाइज किया ना किसी को, तो वो रिसेप्टिविटी नहीं होती हर एक्टर के अंदर या हर कलाकार के अंदर कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। अभी मैं अगर आपको कुछ बताऊं या आप मुझे कुछ बताएं कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, तो एज एन एक्टर मुझे सोचना चाहिए कि ये मयंक ने या फला इंसान ने मुझे ये क्यों कहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मुझे उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि कहाँ मैंने गलत बोला या क्या मैंने गलत बोला है, या ये कैरेक्टर मैंने किया है, ये कहाँ उसके अंदर खामियां रही हैं, क्या गुंजाइशें थी जिनको मैं पूरा कर सकता था, क्या कमियां रह गई जो लोगों को पसंद नहीं आया, क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को। तो एक्सेप्टेंस हर एक्टर के अंदर होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि वो जब तक आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, आप कलाकार या आर्टिस्ट या एक्टर या सिंगर या पेंटर नहीं बन सकते, समझे। और तारीफ का तो भूखा होता ही है एक्टर। आप खुद ही देख लीजिए,
जब स्टेज एक आप करके उतर रहे हैं और जब तक ऑडियंस की क्लैप नहीं मिलती है, ऐसे 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 ऑडियंस ने नहीं किया है, तो आपको यूँ लगता है कि नहीं, हमारी पूरी मेहनत ज़ाया गई। हमने इतने दिन से जो मेहनत की थी, इतने महीनों की हमारी मेहनत थी, लग लग के भूखे प्यासे हमने जो मेहनत की थी वो विफल रही, हम सफल नहीं हुए अपनी मेहनत में। ठीक है, तो एप्रिसिएशन तो ज़रूर चाहिए होता है एक्टर को। सर आपने इतने सारे थिएटर्स करे हैं, इतने सारे शोज करे हैं, कोई मजेदार किस्सा जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ, मज़ेदार किस्सा मैं आपको थिएटर का बताऊं तो मैं सन 2018 की बात करूंगा। मैं सन 2018 में मुंबई में था और मुंबई में हम एक नाटक कर रहे थे, पंच लाइट। फणीश्वर नाथ रेणु जी इसके लेखक रहे हैं। तो उस नाटक का अभ्यास हम कर रहे थे उन दिनों। तो हुआ ये, मुझे और मेरे दोस्त को मिलके हमें एक कुत्ता बनाना था एज ए प्रो, और क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट था तो वही रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए एक कुत्ता हमने बनाया। और जिस दिन हमारा फाइनल शो था ना, एक तो मुंबई के स्टूडियो बहुत छोटे होते हैं, तो एक बैक डोर था स्टूडियो में एंड एक फ्रंट डोर था। तो हम एंटर करके आए हैं और ऑडियंस ऐसे जैसे हम अभी यहाँ बैठे ना, ये सामने टेबल है जो कुछ लगा है, तो यहाँ ऑडियंस बैठी होती है आपके पेज के सामने। आपको यूँ लगता है कि आप उन्हीं से बातचीत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ऑडियंस बैठी है। अब जब मेरी एंट्री आई तो मैं ढूंढ रहा हूँ पीछे कुत्ता, और मैं कर रहा था गोधन के फादर का कैरेक्टर उसमें। तो गोधन इसमें एक कैरेक्टर है, तो उसके फादर का कैरेक्टर मैं कर रहा था। तो वहाँ पे उसमें ये दिखाया गया कि हम नीची जाति के लोग हैं और ये कुत्ते या बिल्लियाँ या जो भी पशु मर जाते हैं तो हमारा काम है एक भंगी की तरह साफ सफाई करना, नाले साफ करना, या मरी हुई चीज़ों को उठा के किनारे लगाना, ठिकाने लगाना उनको। तो उसमें वो कुत्ता मरा हुआ है और मैं उस कुत्ते को ऐसे अपना शोल्डर पे रख के लेके आता हूँ और गोधन को बोलता हूँ कि गोधन ये ले, ये कुत्ता पटरी के उस पार फेंका, ये ले मरा हुआ कुत्ता और पटरी के उस पार फेंका। लेकिन जैसे ही मैं बैक स्टेज हूँ, मैं कुत्ता ढूंढ रहा हूँ, भाई कुत्ता गायब हो गया। कुत्ता कहाँ गया? अब मुझे तो दिमाग में थोड़ा रहा था, एक टाइम के लिए मैं बोल देता हूँ कि कोई कुत्ते को ले गया। ठीक है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे ऐसा हो गया कि अब मेरी एंट्री है तो मैं पैर लगा के उस बैक डोर को उखाड़ दूं, ऐसे खींच लूं उसको कि कैसे भी करके उखड़ जाए और मैं कहीं से कुत्ते को ढूंढ लाऊं। लेकिन सब लोगों ने बोला कि अब ऐसी एंट्री ले लो। पीछे एक कुशन पड़ा था, मैंने उठाया, कंधे पे रखा और मैंने जाके स्टेज के बीच में फेंक के मारा, गोधन ये ले मरा हुआ कुत्ता, और पटरी को उस पार फेंका। अब मेरे डायरेक्टर भी देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा मरा हुआ कुत्ता आ गया। जब खत्म हुआ शो तो बाद में पूछा कि कुत्ता कहाँ गया ये बताओ। मैं कहा सर इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, कुत्ता कहाँ गया। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग मज़ेदार किस्से कई बार ये कहानियां घट जाती है थिएटर में। सर आपके साथ अभी बहुत ज्यादा एक अच्छी कन्वर्सेशन हुई है हमारी, तो मैं चाहूंगा कि हम एक रैपिड फायर राउंड खेलें। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और आप उसको थिएटरिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करें। इमोशंस, खुद को रिप्रेजेंट करना। ट्रांसफॉर्मेशन, खुद के अंदर एक कैरेक्टर को लाना या बदलाव लाना उसके अंदर। स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना। कनेक्शन, थिएटर के साथ कैरेक्टर के साथ जुड़ा हो आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और थैंक यू सो मच हमें इतना सारा आपका टाइम देने के लिए। जाते जाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस, हमारे एसजीटी के बच्चों के लिए कुछ टिप्स दे, एक्टिंग टिप्स, जिससे वो थिएटर में आने के लिए इंस्पायर हो। सबसे पहले तो आपके थैंक यू का जवाब, मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। एसजीटी को भी मैं थैंक यू कहता हूँ कि एसजीटी यूनिवर्सिटी ने मुझे चांस दिया, ये मौका दिया कि अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है मैं इसको साझा कर सका आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, या आपने ये जो चांस दिया इसके ज़रिए। ठीक है, और अब आते हैं थिएटर के स्टूडेंट्स के लिए या ओवरऑल जो एसजीटी के अंदर स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसजीटी ने जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है ना एसजीटी हमें, ये हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कराएगी आपको। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो थिएटर के हैं, म्यूज़िक के हैं या किसी भी क्लब्स के हैं, तो आइए जुड़िए और इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि मैं तो जी इंजीनियरिंग पढ़ने आया हूँ या मैं साइंसिस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्यों थिएटर में जाऊँ, थिएटर मेरे क्या ही काम आएगा। जब आप इस चार दीवारी से बाहर निकलेंगे तो खुद के अंदर आप एक बदलाव देखेंगे। क्यों? जो एसजीटी आपको ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा रही है ना,
सिर्फ इनकी वजह से। यहाँ पे सभी जो मेंटोर्स हैं बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, अपनी कला में वो माहिर हैं। तो आप उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाइए यहाँ पे, और प्लीज़ ज़रूर आइए। आप थिएटर क्लब में भी आइए, म्यूज़िक क्लब्स में भी आइए, या जिस भी क्लब में आप जाना चाहते हो ज़रूर जाइए, लेकिन ये फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एसजीटी का भी हम लोग बहुत ज़्यादा थैंक यू करेंगे। और ये था हमारा आज का पल्स चेक। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहें, ऐसे ही कंटेंट्स हम लाते रहें, तो कृपया करके हमारे पेज को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि हम कवर करें, तो आप हमारे एसजीटी के सोशल मीडिया हैंडल @SGT-Pulse को टैग करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक को देखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू।